व्यवस्था परिवर्तन, यही वो नारा था जिसने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नई उम्मीद जगाई। लोगों ने सोचा कि अब सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी बल्कि सरकारी व्यवस्था भी बदलेगी। सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका बदलेगा, सरकारी संस्थाएं मजबूत होंगी, आम आदमी को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और सरकारी सेवाओं पर लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आज करीब 4 साल बाद सवाल उठ रहा है कि क्या व्यवस्था सच में बदली है या फिर बदलाव सिर्फ भाषणों और सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित रह गया। क्योंकि जब हम जमीनी हकीकत को देखते हैं तो कई तस्वीरें सामने आती हैं जो इस दावे पर सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। सबसे पहले बात करते हैं परिवहन व्यवस्था की। हिमाचल की पहचान कभी एचआरटीसी यानी हिमाचल पथ परिवहन निगम हुआ करता था। प्रदेश के दूर दराज के गांवों तक बसें पहुंचाना एचआरटीसी की सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन आज हालात ये है कि निगम लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्मचारियों के वेतन को लेकर समय समय पर सवाल उठते हैं, बसों की कमी की शिकायतें आती हैं और घाटे के आंकड़े लगातार चर्चा में रहते हैं। दूसरी तरफ निजी बस ऑपरेटर अपने कारोबार का विस्तार करते जा रही हैं। निजी वॉल्वो बसें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि सरकारी वॉल्वो सेवाएं उस तरह सफल नहीं हो सकी जैसी उम्मीद की गई थी। सवाल ये नहीं है कि निजी क्षेत्र क्यों आगे बढ़ रहा है, सवाल ये है कि सरकारी व्यवस्था पीछे क्यों छूटती जा रही है। अगर निजी क्षेत्र उसी प्रदेश में बेहतर सेवा दे सकता है तो सरकारी व्यवस्था ऐसा क्यों नहीं कर पा रही। अब स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। सरकार समय समय पर नए अस्पतालों, नई मशीनों और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर मरीजों की शिकायतें होती हैं कि अस्पताल में मशीन तो है लेकिन तकनीशियन नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं टेस्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई बार मरीजों को कहा जाता है कि बाहर से जांच करवा लीजिए। मजबूरी में लोग निजी लैब का रुख करते हैं और हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो आम आदमी को बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या सरकारी व्यवस्था सिर्फ भवन और मशीन लगाने तक सीमित है या उन्हें पूरी क्षमता से चलाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आवास के क्षेत्र में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। हजारों परिवार वर्षों से सरकारी आवास योजनाओं का इंतजार करते रहते हैं। फाइलें आगे बढ़ती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ निजी बिल्डरों के नए नए प्रोजेक्ट तेजी से बाजार में उतरते हैं। निजी क्षेत्र लोगों को विकल्प दे रहा है, लेकिन हर व्यक्ति लाखों रुपए खर्च कर निजी फ्लैट या मकान नहीं खरीद सकता। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो आम और मध्यम वर्ग के लिए ऐसी योजनाएं समय पर पूरी करे जिनका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। अगर पर्यटन की बात करें तो हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। हर साल लाखों पर्यटक शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी जैसे स्थानों पर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर टैक्सी किराए को लेकर शिकायतें देखने को मिलती है। कई पर्यटक कहते हैं कि अलग अलग लोगों से अलग अलग किराया लिया जाता है। अगर ऐसा है तो क्या सरकार को इस दिशा में कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए। देश के कई शहरों में ओला, उबर जैसी सेवाएं किराए को पारदर्शी बनाती है। अगर हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वही मॉडल लागू करना संभव नहीं है तो क्या सरकार अपना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित नहीं कर सकती जिससे पर्यटक पहले से किराया जान सके और स्थानीय टैक्सी चालकों को भी एक व्यवस्थित व्यवस्था मिल सके। ये एक अहम मसला है और इस मसले पर चर्चा भी जरूर होनी चाहिए। शिक्षा की बात करें तो यहाँ भी सवाल कम नहीं है। कभी शिक्षकों की कमी, कभी स्कूलों का मर्जर, कभी बीच सेशन में तबादले तो कभी छात्रों की घटती संख्या। सरकार सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की अपील करती है, लेकिन अगर स्कूलों में समय पर शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो माता पिता अपने बच्चों को वहां भेजेगी ही क्यों। आखिर सरकारी स्कूलों से बच्चों का भरोसा कैसे मजबूत होगा। केवल योजनाएं घोषित करने से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती, उसके लिए जमीन पर लगातार प्रबंधन और जवाबदेही भी जरूरी होती है। अब यहाँ एक बात साफ कर देना भी जरूरी है। इस पूरी चर्चा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निजी क्षेत्र का विकास गलत है। निजी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होता है। निजी अस्पताल, निजी बसें, निजी होटल, निजी स्कूल और निजी उद्योग रोजगार भी देते हैं और लोगों को विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए ये बहस निजी बनाम सरकारी की नहीं है।
दरअसल सवाल यह है कि क्या सरकारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आम आदमी के पास एक भरोसेमंद विकल्प मौजूद रहे। क्योंकि जब सरकारी व्यवस्था कमजोर होती है तब आम आदमी के सामने निजी सेवाओं का इस्तेमाल मजबूरी बन जाता है, पसंद नहीं। हालांकि सरकार ये तर्क दे सकती है कि कई समस्याएं सालों पुरानी हैं, संसाधन सीमित है, आर्थिक चुनौतियां हैं और कानूनी प्रक्रियाओं में समय लगता है। ये बात अपनी जगह सही भी हो सकती है, लेकिन जनता ने सरकार को इसी उम्मीद से तो चुना था कि इन समस्याओं का समाधान निकलेगा। अगर हर समस्या के लिए पिछली सरकार, आर्थिक स्थिति या प्रशासनिक बाधाओं का हवाला दिया जाएगा तो फिर व्यवस्था परिवर्तन का नारा आखिर किस बदलाव का प्रतीक था? आज सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उतनी गंभीरता दिखाई दे रही है जितनी दिखाई देनी चाहिए थी? क्या सरकारी संस्थानों में लोगों का भरोसा बढ़ा है या घटा है? क्या आम आदमी सरकारी सेवा इसलिए चुनता है कि वो बेहतर है या इसलिए क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है? और अगर निजी क्षेत्र हर क्षेत्र में आगे निकलता जा रहा है तो क्या ये सरकारी व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय नहीं होना चाहिए? ये तमाम सवाल इसलिए बेअहम हो जाते हैं क्योंकि अगले साल 2027 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि 3.5 या करीब 4 साल के कामकाज का हिसाब भी देखेगी। अंत में राजनीति अपनी जगह है और सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन व्यवस्था किसी एक सरकार की नहीं होती, वो पूरे प्रदेश की होती है। अगर सरकारी संस्थान मजबूत होंगे तो उसका फायदा हर सरकार को मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा। लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था लगातार कमजोर होती गई तो सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति को होगा जिसके पास निजी सेवाओं का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है। अब सवाल आपसे भी, क्या आपको लगता है कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का असर जमीन पर दिखाई देता है? क्या सरकारी व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है या लोगों की निजी सेवाओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? और सरकार को सबसे पहले किस क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन या पर्यटन, इन सब में से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।